हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी, अब तुम लोगों का फाइनल एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। तुम्हारे लिए एक एक मिनट बहुत कीमती है, तो इस वजह से मैंने ये तुम्हारे लिए सीरीज निकाला है। इस सीरीज में तुम्हारे वीडियो मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे, ताकि तुम लोगों को टाइम वेस्ट ना हो। जैसे लाइव क्लासेस में टाइम वेस्ट होता है, वैसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम फटाफट वीडियो को बढ़ा बढ़ा करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो मैं क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, ये पूरे चांसेस हैं इस साल भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने का, क्योंकि ये पहले भी आ चुके हैं और इनके कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, बहुत तगड़े क्वेश्चंस हैं। तो तुम लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट भी अगर चाहिए तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि हाँ सर जी, ये जो सीरीज है बहुत हेल्पफुल है, तो मैं तुम्हारे लिए इसका नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी बना दूंगा। और सारे के सारे तुम्हारे जो क्लासेस है ना, वो रेगुलरली डेली बेसिस पे मैं अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डेड के फॉर्म में। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, उसमें हम लोगों से कहा गया है कि भैया जी इसे प्रूव करके बताइए। हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हुआ है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और इक्वल हमें लेकर के आना है सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा। तुमने अभी तक इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है या नहीं किया है, मुझे कमेंट करके भी बता देना कि हाँ सर हमने इस टाइप का क्वेश्चन पहले कर लिया है। नहीं किए हो तो और सीखो, और कर भी लिए हो तो इसे जल्दी से सॉल्व कर लो अपने कॉपी में। देखो सबसे पहले हम एलएचएस से शुरू करेंगे बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो दिया हुआ है ना साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हम वैसे ही रखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ये हमारा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा ही रहेगा। लेकिन जो ये वाला पार्ट है टेन थीटा और कॉट थीटा, इसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कि जैसे कि टेन को हम लिख सकते हैं साइन डिवाइड बाई में कॉस, तो साइन थीटा डिवाइड बाई में कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाई में साइन थीटा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगले स्टेप में क्या करने का है, तो सबसे पहले यहां पर तुम इसे एलसीएम ले लो। इसको ऐसे ही रहने दो, इसको फिलहाल के लिए कुछ मत करो। जो हमारा राइट वाला पार्ट है, बोले तो ये वाला पार्ट, हम इस पे फोकस करते हैं और यहीं से हम सेक थीटा और कॉसेक थीटा बनाएंगे। तो अगर तुम यहां पर डिनोमिनेटर में देखोगे बच्चों, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा है। अगर मैं उनका एलसीएम ले लूं तो इस तरीके से साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। कॉस से हमारा कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन का ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई होकर के साइन स्क्वायर थीटा बना लेगा। सेम उसी तरीके से यहां पर हमारा साइन से साइन कैंसिल होगा, कॉस बचेगा, कॉस के ऊपर वाले कॉस से मल्टीप्लाई होकर के इसको कॉस स्क्वायर थीटा बना देगा। ओके, अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हमारा फॉर्मूला है। तो हम इसके बदले में 1 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, और इधर वाले ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई में बेटा साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाई में कॉस थीटा आ गया। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि यहां पर जब मैं इसका 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर में साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, और नीचे में हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर में आ जाएगा, और नीचे साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा आ जाएगा। तो मैं इसे अब डायरेक्ट अगर ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? जैसे कि मैं साइन थीटा लिख रहा हूं अलग से, और इसके नीचे में मैं लिख देता हूं साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई में कॉस थीटा। ठीक है, और ये प्लस की साइन है, इसको मैंने उतार लिया, और कॉस थीटा लिख करके डिवाइड बाई में इसके भी हम लिख देंगे साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई में कॉस थीटा। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया होगा कमेंट कर देना, मैं तुम्हें बस एक बार जल्दी से हिंट कर देता हूं। देखो बेटा, इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है। तो जब कभी भी न्यूमरेटर में कुछ भी रहता है, बीच में प्लस की साइन हो, माइनस की साइन हो, तो तुम समझ जाना कि ये दोनों के डिनोमिनेटर में ये है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों में हमारे पास अगर नीचे ये लिखा है तो हम इसको एक ही बार लिख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम साइन थीटा के नीचे भी इसको लिख सकते हैं और कॉस थीटा के नीचे भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको एक बार लिखा जाता है और ऊपर वाले को ऐड कर दिया जाता है। तो ये इसका निंजा टेक्निक है। और यहां से तुम्हारा आंसर देखो फटाक से निकल करके आ जाएगा। साइन से साइन कैंसिल होगा, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर में 1 आ जाएगा, नीचे में आ गया कॉस थीटा, और उसी तरीके से यहां पर ऊपर में मेरे पास 1 आ गया, नीचे में आ गया साइन थीटा। और हमें पता है कि 1 बाई जो कॉस होता है भाई वो सेक थीटा होता है, और प्लस की साइन 1 बाई साइन थीटा हमारे पास कॉसेक थीटा होता है। और यही तो हम लोगों को प्रूव भी करना था ना, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो इक्वल टू आरएचएस लिख दो और ये क्वेश्चन का खेल हो जाएगा खत्म। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना मत, तुम बस सॉल्व करना शुरू करना, तुम्हारा जो राइट हैंड साइड है ना वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हो सकता है तुम अगर कहीं पर कोई स्टेप गलत कर दो, गलत मतलब कि अगर तुम कहीं लेंदी उसको कर दो तो 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा बन जाएगा, लेकिन आंसर जरूर आ जाता है। तो इसकी बिल्कुल मत करना ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को। चलो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमसे कहा गया है भाई कि हमारे पास एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो थ्राइस है दूसरे रूट के। यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 रूट होंगे, एक अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा जैसे हम मानते हैं ना, तो उसी तरीके से यहां पर एक रूट दूसरे वाले रूट का थ्राइस है। थ्राइस का मतलब होता है बेटा 3 टाइम्स। तो हमें बोल रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है जो यहां पर दी हुई है x² + 12x - k में। कैसे फाइंड करते हैं, क्या है तरीका? तो सबसे पहले ध्यान से देखो, यहां पर लिखोगे कि लेट द फर्स्ट रूट, जो हमारा पहला वाला रूट है उसको मान लेते हैं कि वो अल्फा होगा। तुम कुछ भी मान सकते हो, मैं अल्फा ले रहा हूं।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेकंड वाला रूट हो जाएगा बेटा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो 3 अल्फा हो जाएगा। यही तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रूट दूसरे वाले रूट का 3 टाइम है, थ्राइस है। तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा वाला 3 अल्फा हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं कि जो सम ऑफ रूट होता है, हमने क्या सीखा है कि सम ऑफ जीरो जिसको तुम कहते हो, या सम ऑफ जो रूट हम कहते हैं, वो हमारे पास माइनस बी डिवाइड बाई में ए होता है। सम ऑफ रूट का मतलब हमें इसे प्लस करना है, तो हम अल्फा प्लस में 3 अल्फा कर देंगे, तो ये माइनस बी डिवाइड बाई ए हो जाएगा। देखो बेटा, b के बदले में क्या है, यहाँ पर 12 है, b के बदले में 12 है, तो माइनस b के बदले में हम माइनस का 12 लिख देंगे, और a के बदले में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो a के बदले में 1 लिख देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर से 3 अल्फा का स्क्वायर, ये हमारे पास सम ऑफ रूट, हाँ ये हो जाएगा हमारे पास 4 अल्फा इक्वल के उस साइड में आ गया माइनस का 12, और यहां से अल्फा का वैल्यू निकालूंगा तो 4 उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 3। तो अल्फा का वैल्यू मेरा निकल करके आ गया, यानी एक रूट मेरा निकल करके आ गया माइनस का 3। ठीक है, अब दूसरा रूट तुम यहां पर से मत निकालो, वो नहीं कि दूसरा रूट 3 अल्फा वो निकालो। देखो हमें निकालना है मेन के की वैल्यू ना, तो के हमारा कहां से निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाले फंडा से निकलेगा। तो यहां से हमने अल्फा का वैल्यू जो निकाला है ना, देखो अब यहां पर वो काम आएगा। हमें पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट वो क्या होता है भाई, तो वो होता है हमारा c डिवाइड बाई में a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब हुआ कि अगर मैं अल्फा में मल्टीप्लाई कर दूं 3 अल्फा को, देखो दो रूट जो हमारे हैं, एक हमारा अल्फा है, दूसरा वाला 3 अल्फा है, तो हम यहाँ अल्फा मल्टीप्लाई 3 अल्फा लिखेंगे, और इसके बदले में इक्वल के साइड में c बाई ए जब करेंगे ना, तो c के बदले में देखो माइनस का k दिया हुआ है, ध्यान रखना साइन में गलती मत करना, ये माइनस की साइन है, तो c के बदले में हम माइनस का k लिखेंगे, और नीचे में 1 आ जाएगा। अब यहां से तुम इसे सॉल्व कर डालो, देखो 3 अल्फा हमारे पास है, और ये हो जाएगा अल्फा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 अल्फा का स्क्वायर इक्वल के उस साइड में माइनस का के आ गया। अब जो अल्फा का वैल्यू तुमने निकाला था यहाँ से -3, वो तुम यहाँ पर पुट कर दो, तो ये 3 मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल के उस साइड में माइनस के आ गया, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 3 27 हो जाएगा, तो 27 इक्वल टू माइनस का के आ गया, इसको इधर ले जाओ उसको उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा के इक्वल टू माइनस का 27, ये माइनस वाला इधर आकर के प्लस, ये प्लस वाला उधर जाकर के माइनस, तो के की वैल्यू हमारी माइनस की 27 हो जाएगी। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। तुम्हें कुछ और मेथड अगर पता हो जो और ज्यादा इजी हो तो बिल्कुल वेलकम हो बेटा, कमेंट करके तुम लोग मुझे जरूर बताना कि सर इसको हम ऐसे और इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स का भी बहुत हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो नंबर हमारा होता है नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि एक नेचुरल नंबर है जिसको जब हम 12 से इंक्रीज करते हैं, जब हम नंबर को 12 से इंक्रीज करते हैं का मतलब उसमें 12 प्लस करते हैं, तो वो इक्वल हो जाता है 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल के। तो फाइंड द नंबर। समझ में आया क्या बोल रहा है, और तुम्हें डिटेल में समझाता हूं। सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि जो नंबर है वो x है, लेट द नंबर, मान लेते हैं जो नंबर है भैया जी वो हमारा x है। ठीक है, नंबर को x मान लिया। अब उसके बाद क्या करना है, अब सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम यहां पर ये देखो कि हमसे कहा क्या गया, इसको तुम ध्यान से समझना। जो लाइन में अभी लिखने वाला हूं ना, यही इस क्वेश्चन का मेन है एकदम। अगर तुमने ये चीज को लिख लिया तो तुम आगे सॉल्व कर लोगे, मेन यही चीज है। हमसे कहा गया है कि नंबर को जब 12 इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि जो x है अगर उसमें +12 कर देते हैं, ये कहा गया है, तो ये इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है, 160 टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, हमेशा याद रखना, अगर टाइम्स वगैरह करके लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि वहां पर तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। तो 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब कि जो नंबर है उसका उल्टा कर देना, अगर वो x है तो डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर को नीचे कर देंगे, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 डिवाइड बाई में x। ये हमसे यहां पर कहा गया है और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ गया। अब आ जाओ, तो यहां पर से ये x प्लस में 12 है, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। ओके ओके, और हम लोग इसको इजीली करने के लिए क्या कर सकते हैं, इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, सीधे x को इधर ले आओ, जो x है सीधे इधर ले आओ, तो इधर आकर के x हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारे पास 160 रह जाएगा। अब ब्रैकेट अगर मैं ओपन करूंगा तो x का स्क्वायर हो गया, प्लस में ये 12x हो गया, ये 160 इधर आकर के माइनस का 160 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 0 आ गया। अब इसको हम लोग फैक्टराइज भी कर सकते हैं, या तुम चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि इसे मैं 20 और 8 में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, यानी 20 - 8 कर दूं ना, तो 12 भी आ जाएगा, और 28 जो हमारा 160 भी आता है, तो इसीलिए मैं इसको फटाक से फैक्टराइज कर ले रहा हूं। तुम्हारे ऊपर है, एग्जाम में अगर तुम्हें लगता है कि तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जल्दी बना सकते हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेना। तुम्हें लगता है कि नहीं सर मेरा फैक्टराइजेशन
इक्वेशन ज्यादा ही स्ट्रांग है, मैं जल्दी से पता कर पाता हूं कि कौन से दो नंबर का यूज करना है, तो तुम वो काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे जो मैं करने वाला हूं यहां पर, तो ये हो जाएगा मेरा x का स्क्वायर प्लस में 20x प्लस में 20x और माइनस में 8x माइनस का 160 इक्वल टू साइड में 0 आ गया। इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो ये x प्लस में 20 हो जाएगा। इन दोनों में से माइनस का 8 कॉमन ले लो तो ये भी x प्लस में 20 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और 8 टू जा 16 होता है, बोले तो 160 आ जाएगा। तो हमारे पास x प्लस में 20, x प्लस में 20 ये एक फैक्टर आ गया, और इधर से हमारे पास x माइनस में 8 दूसरा फैक्टर आ गया, इक्वल टू साइड में 0 है, और फाइनल आंसर तुम्हारा रेडी है। फाइनल आंसर रेडी है। देखो अगर हम लोग x प्लस 20 वाले फैक्टर से अगर इक्वल टू 0 लिखते हैं बेटा, तो x इक्वल टू माइनस का 20 आ रहा है, और अगर हम लोग x माइनस 8 वाला इक्वल टू 0 लिखते हैं तो यहां से x का वैल्यू प्लस वाला 8 आ रहा है। तो तुम ही बताओ मुझे कि प्लस वाला सही है या माइनस वाला सही है। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया था कि हमसे नेचुरल नंबर बताने के लिए, नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, 1 से आगे वाले 1 2 3 4 ये नंबर नेचुरल नंबर होते हैं ना, निगेटिव वाले नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये गलत है, हमारा सही आंसर x इक्वल टू 8 हो जाएगा। यानी कि जो नंबर हमसे जिसके बारे में पूछा गया है ना, वो नंबर 8 होगा, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, बच्चों को तुम लोग मेरे लाइव क्लासेस के थ्रू मुझसे जुड़ना चाहते हो ना, तो 10th टाइटन्स वाले चैनल पे हमारी रेगुलर लाइव क्लासेस हो रही हैं, बड़ी बड़ी 2-2 3-3 घंटे की क्लासेस हैं, और पूरी टीम वहां पर पढ़ा रही है। मैं पढ़ा रहा हूँ, ग्रीन बोर्ड वाले जो हमारे सर हैं मनदीप सर वो पढ़ा रहे हैं, अभिनय सर पढ़ा रहे हैं। तो तुम लोग हमारे 10th टाइटन्स वाले चैनल पर भी आ सकते हो। और दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि इसका जो PDF है, जो पेपर लीक सीरीज का PDF अगर तुम्हें चाहिए पूरे क्वेश्चन का, तो वो तुम्हें मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। दोनों का लिंक तुम्हें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 182 एंड इट्स 4th टर्म एंड द 17th टर्म आर इन द रेशियो 1:5, फाइंड द AP। हमसे AP बनाने के लिए कहा गया है, और हमें कुछ चीजें हिंट में दी गई हैं। सबसे पहला चीज, अगर AP बनाना है तो A का वैल्यू पता होना चाहिए, D का वैल्यू पता होना चाहिए, पहला टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तो AP बन जाता है। यहां पर हम वही काम करने वाले हैं, A का वैल्यू निकालेंगे, D का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो जो हिंट दिया हुआ है वहां से निकालेंगे। सबसे पहले तुम देखो कि हमें गिवन क्या है, हमें पहला चीज जो गिवन है हम वहीं से शुरू करते हैं। हमें कहा गया फर्स्ट 7 टर्म का सम, यानी S7 की वैल्यू हमें दी हुई है, और वो है बेटा 182। तो मुझे ये बताओ S7 को हम कैसे निकालते हैं, यानी कि 7 टर्म्स का अगर हमें सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है सर, n डिवाइड बाई 2 होता है, फिर ब्रैकेट के अंदर हमारा 2a प्लस में n-1 और d, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला होता है। तो n के बदले में हमें 7 लिख देना है, और फिर हम इसे इसके इक्वल लिख सकते हैं। हमें n के बदले में क्या करना है, 7 लिख देना है, तो 7 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, फिर ये 2a हो गया, फिर प्लस में हमारा 7-1 हो जाएगा यहाँ पर n के बदले में, फिर d आ जाएगा, और इसकी वैल्यू, ये जो हमने लिखा है ये किस चीज के लिए लिखा है, ये मैंने इसका ही वैल्यू लिखा है ना फॉर्मूला के फॉर्म में, तो इसका वैल्यू हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 182 दिया हुआ है। यहां से ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो 7/2 हो गया, ये हमारे पास ब्रैकेट में 2a आ जा रहा है, और ये 6d आ जा रहा है प्लस की साइन के साथ। तो बेटा यहां पर से देखो 2 कॉमन अगर मैं ले लेता हूं तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू साइड में जो 182 उसको रहने दो, इसको छोटा करना है। बस हमें काम क्या करना है पता है, यहां से a और d के फॉर्म में इक्वेशन बनाना है, तो जितना छोटा हो जाए कर लेते हैं। यहां से 2 कॉमन ले लो तो 7 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में a प्लस में 3d हो जाएगा, और इक्वल की उस साइड में 182 आ गया। ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, 7 को भी तो ट्रांसफर कर दो और छोटा हो जाएगा ये। देखो यहाँ पर a प्लस में 3d हमारे पास आ चुका है, a प्लस में 3d आ चुका है, इक्वल के उस साइड में 182 है। जो 7 यहाँ मल्टीप्लाई में था इसको इधर भेजूंगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो फाइनली हमारा a प्लस 3d का वैल्यू निकल करके आ जाएगा 7×2 14, 6 आगे जाएगा तो 7 के टेबल में हमारे 6 बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास 4 आगे जाएगा तो 42 बना देगा, तो 7×6 हमारे पास 42 हो जाएगा। तो a प्लस में 3d ये हमारा एक पहला इक्वेशन बन गया। अब यहां पर हम दूसरे वाले जो हिंट है उसका यूज करेंगे, हम लिख देते हैं यहां पर अगेन, यानी कि अब हम दोबारा जो दूसरा वाला हिंट हमें दिया है क्वेश्चन में उसका यूज करने जा रहे हैं। हमसे कहा गया 4th टर्म एंड 17th टर्म जो है ना वो 1 और रेशियो 5 में दिए हुए हैं। 4th टर्म का मतलब बेटा a4 होता है, 17th टर्म का मतलब a17 होता है, तो इसका रेशियो ही हमें 1:5 दिया हुआ है। यहां से हम लोग अब फिर से एक इक्वेशन बना सकते हैं जिसको हम एलिमिनेशन मेथड से निपटा देंगे, या तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे a और d का कोई वैल्यू निकाल देंगे, किसी एक का वैल्यू निकाल
निकाल करके इसमें पुट कर देंगे तो दूसरे का वैल्यू निकल जाएगा। दोनों तरीके से तुम कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड भी बन सकता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बन सकता है। तो सबसे पहले A4 का मतलब क्या होता है बेटा, A4 का मतलब होता है A प्लस में 3D, जो हमारा फॉर्मूला है ना A प्लस n माइनस 1D वाला, तो n के बदले में 4 रखोगे, 4 में 7 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये जैसे यहाँ पर नहीं हुआ था 7 माइनस 1 6 हुआ था, बस वैसे ही हो जाता है। A4 के बदले में हम लोग A प्लस में 3D लिख लेंगे और A17 के बदले में A प्लस में 16D लिख देंगे, इक्वल के उस साइड में 1 डिवाइड बाई में 5 आ गया। अब इसको तुम चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। देखो दो तरीका सिखाता हूँ यहां पर, मैं दो तरीका तुम्हें समझाता हूं। या तो तुम A प्लस 3D का वैल्यू जो तुमने यहां पर निकाला ना 26, वो इसमें पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो A प्लस में 16D और 5 का 26 से मल्टीप्लाई होगा तो 130 आ जाएगा। तो यहां पर हमारा A प्लस 16D इक्वल टू हमारा 130, एक इक्वेशन ये बन जाएगा और एक इक्वेशन ये है। दोनों को आपस में एलिमिनेशन मेथड से निपटा सकते हो, चाहो तो वो कर लो। अगर तुम्हें इजी लगता है एलिमिनेशन मेथड, तो तुम्हें लगता है नहीं सर एलिमिनेशन मेथड में थोड़ा मैं फंस जाता हूं कभी कभी, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा देता हूं। चलो आ जाओ, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। 5 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 का A से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5A हो जाएगा, 5A हो जाएगा, और उसी तरीके से 5 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15D हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में जब ये जाएंगे 1 से मल्टीप्लाई होकर के तो A प्लस में 16D हो जाएगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसमें हमारे पास कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब मैं काम करता हूं, 15D को उधर भेज देता हूं, A को इधर ले आता हूं, तो मेरे पास यहां पर 5A पहले से है, A इधर आकर के माइनस का A हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 16D पहले से है, 15D उधर जाकर के माइनस का 15D हो जाएगा। ये दोनों सॉल्व होकर के बेटा 4A बन गए, और यहां पर से D में से यानी 16 में से 15 माइनस होकर के 1D आ जाएगा। तो D का वैल्यू हमारा 4A निकल करके आ गया। अब इस वैल्यू को मैं यहां पर अगर पुट कर देता हूं D के बदले में, तो A का वैल्यू निकल जाएगा और यहीं से फिर हम लोग D का वैल्यू भी निकाल लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो और यहां पे लिख दो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ B टू इक्वेशन नंबर 1। तो देखो बेटा यहां पर A प्लस में 3D था ना, A प्लस में 3D था ना, मैं यहां पर A लिखूंगा, प्लस में D के बदले में ये जो 3 है पहले तो 3 लिख लूंगा और D के बदले में ये 4A लिख दूंगा, D के बदले में 4A लिख दूंगा। जो D है इसके बदले में 4A मैंने लिख दिया, इक्वल के उस साइड में मेरे पास 26 है वो उतार दिया। अब ये बन जाएगा हमारे पास 4 3 12, ये 12 हो गया और 1 मिल करके 13 ये बना लेंगे। डायरेक्ट लिख देता हूं, 10th के बच्चे इतना तो समझ ही क्या हो गया, 12 प्लस 1 13 कर दिया मैंने, इक्वल के उस साइड में 26 आ गया। तो A की वैल्यू यहां से 2 निकल करके आ गई, ये 13 उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो A का वैल्यू 2 निकल करके आ गया, 26 डिवाइड बाई 13। अब जब A का वैल्यू निकल गया है तो इसको हम लोग यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब A का वैल्यू पुट करूंगा तो ये 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और इक्वल के उस साइड में D है, तो D की वैल्यू यहां से 8 निकल करके आ जाएगी। इज दैट क्लियर? हमारे पास A का वैल्यू निकल करके आ गया, D का वैल्यू निकल करके आ गया। अब बेटा AP जो है वो तुम बहुत इजीली बना सकते हो। हम जानते हैं कि जो हमारा AP होता है वो कैसे होता है, AP का जो जनरल फॉर्म है वो क्या होता है, A होता है, फिर हमारा A प्लस में D होता है, फिर A प्लस में 2D होता है और ऐसे आगे चलते जाता है। तो अगर मैं यहाँ A के बदले में लिखूं तो मेरा 2 हो जाएगा पहला नंबर, A प्लस D करूंगा तो 2 प्लस 8 होकर के मेरे पास 2 प्लस 8 होकर के मेरे पास 10 बन जाएगा। अगला नंबर मेरा 18 बन जाएगा, अगला नंबर हमारे पास इसमें 8 और प्लस कर दो तो हमारे पास 26 हो जाएगा और ऐसे ही चलते जाएगा। तुम्हें 2 से 3 बस लिखना है, 3 नंबर लिख दोगे तो भी काफी है, मैं 4 लिख दिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा और इस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। इसका दूसरा तरीका तुम क्या यूज कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पर समझाया था कि तुम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो। ये 5 को यहाँ पर तुम इसके बदले में 26 लिख करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो A प्लस में 16D इक्वल टू 130 आ जाएगा, वो वाला इक्वेशन, और ये इक्वेशन को एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम लोगों को मजा आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो एक और तगड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों देखो सर्कल चैप्टर से वैसे तो आजकल बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था ना तो बच्चों लोग बहुत सारे बच्चे गलत कर दिए थे। कॉम्पिटेंसी फोकस टाइप का क्वेश्चन है, घुमा करके दिया है। जो हॉट्स वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, सोचना पड़ता है जिसमें एक्स्ट्रा कि आखिर करूं तो करूं क्या मैं, ना टेंजेंट काम आ रहा है ना कुछ काम आ रहा है, आखिर हम इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करें, कौन सा तरीका लगाएं ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तुम लोग इसे बना पा रहे हो कि नहीं, ईमानदारी से बताना। पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, नहीं बनेगा तो वीडियो को आकर के देखना आगे और सॉल्व करेंगे इसे। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये भाई डायग्राम दिख रहा है तुम लोगों को, इस डायग्राम में हमारे पास PQ और PR हमारे टेंजेंट है सर्कल में। देखो ये PR है और इधर PQ नाम का टेंजेंट है, साथ ही साथ RPQ वाला एंगल 30 डिग्री का है, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। एक कॉर्ड RS इज ड्रॉ पैरेलल टू टेंजेंट PQ, एक कॉर्ड हमारे पास RS है, ध्यान से देखना ये चीज जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यही इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है।
हमसे कहा गया है आर एस जो कॉर्ड है ना ये इस पी क्यू के पैरेलल है। ये वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ की ब्लू कलर से और ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका यूज बहुत ज्यादा होगा इस क्वेश्चन में। आगे कहा गया है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आर क्यू एस। आर क्यू एस, आर क्यू एस बोले तो ये एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आ गया कि क्या चीज बोला गया है, क्या फाइंड करना है। तुम इसमें पूरा का पूरा डायग्राम पे फोकस करो, तुम्हें यहीं पर चीजें समझ में आएंगी। यहीं पर मैं लिखने जाऊंगा ना, अभी मैं नाम लिख दूंगा एंगल का, आर क्यू एस, आर पी एस। तुम देखोगे तुम्हें आधा अधूरा समझ में आएगा, कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे। मैं तुम्हें डायग्राम में सॉल्व करना सिखाऊंगा कि तुम इस क्वेश्चन को डायग्राम में ही कैसे सॉल्व कर सकते हो। समझो, सबसे पहले कुछ कुछ चीजें लिखना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डायग्राम में सॉल्व हो जाएगा, बाकी जो मैक्सिमम चीजें होंगी वो डायग्राम में होंगी। सबसे पहले बेटा ना तुम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड करो। क्यों फाइंड करना है पता है? अगर तुमने ये एंगल और ये एंगल फाइंड कर लिया, उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि ये एंगल इसके इक्वल है मेरा लल्ला। बोलोगे कैसे इक्वल है सर? बेटा देख ध्यान से, ये ऐसे 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 जा रहा है, z बन रहा है, ये z बनता है तो 9 का याद करना, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो ये और ये एंगल निकल कर क्या आ जाएगा। उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल है। बोलोगे कैसे इक्वल है सर? अल्टरनेट सेगमेंट वाला जो हमारा थ्योरम है, अगर तुमने अभी तक क्लास 10th में अल्टरनेट सेगमेंट का थ्योरम नहीं पढ़ा है, बेटा पढ़ ले, बहुत काम का थ्योरम है। अगर नहीं पता है तो कमेंट करके बता देना, मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उस थ्योरम को एक्सप्लेन कर दूंगा कि अल्टरनेट थ्योरम क्या होता है। फिलहाल तुम बस ये समझ लो अल्टरनेट थ्योरम के बारे में कि जैसे किसी सर्कल में जब कोई कॉर्ड और टेंजेंट मिल करके एंगल बनाते हैं ना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए देता हूँ, क्योंकि मेरी गंदी आदत है कि जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ना अच्छे से मेरा मन भरेगा ही नहीं। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वाला एंगल और ये एंगल क्यों इक्वल होता है। समझो इस चीज को, एक थ्योरम होता है सर्कल में बेटा, और ये थ्योरम को प्रूव भी किया जाता है बहुत आसानी से। तो फिलहाल तो बस तुम ये समझ लो कि मान लो हमारे पास एक कॉर्ड है, ये मैंने एक कॉर्ड बना लिया, ठीक है, और इधर से मेरा एक टेंजेंट जा रहा था। अरे यार टेंजेंट अंदर कहाँ घुस गया? ऐसे, चलो फिर अंदर घुस गया। अरे मेरे भाई बाहर टच करके भाग जाना। हाँ भाग गया। तो ये मैंने कॉर्ड बनाया बेटा, ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है। तो जब हमारे कॉर्ड से और टेंजेंट से ना जब यहां पर एंगल बनता है ना, तो ये एंगल इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? इसी कॉर्ड के द्वारा दूसरे सेगमेंट में जो एंगल बनता है उसके। अब दूसरे सेगमेंट का मतलब क्या होता है ये समझो। जैसे कि मैं इस वाले को ऐसे ऊपर ले जाऊं और इस वाले साइड को मैं ऐसे ले आऊं, तो यहां पर जो ये एंगल बन रहा है ये हमारा अल्टरनेट सेगमेंट कहलाएगा। नीचे एक सेगमेंट है, ये कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड और ये वाला टेंजेंट से ये एंगल बना, ये हमारे नीचे वाले सेगमेंट में और ये ऊपर वाले सेगमेंट में बन रहा है, इसीलिए इसको अल्टरनेट सेगमेंट कहते हैं। तो ये वाला एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होता है। मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, अल्टरनेट सेगमेंट वाला थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, अब उसी टाइप से तुम देखो, यहां पर ये कॉर्ड है और टेंजेंट है, इन्होंने ये एंगल बनाया, तो इसके अल्टरनेट वाला एंगल, इसके अल्टरनेट वाला एंगल कौन है? ये वाला एंगल, अल्टरनेट सेगमेंट वाला। तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। और वही इस क्वेश्चन का सबसे जरूरी पार्ट था। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये वाला, और बच्चे लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर इसमें हम क्या करें। तो इसमें तुम लोगों को ज्यादा टेंजेंट वाला थ्योरम नहीं लगाना है, यहाँ पर अल्टरनेट सेगमेंट वाला थ्योरम लगाना है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला जो तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है वो वाला थ्योरम लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसकी बात करें, ये वाले एंगल की, कि ये और ये एंगल कितने डिग्री का होगा, तो ये कैसे पता चलेगा? देखो बेटा, पी क्यू और पी आर इक्वल है, तो ये वाली साइड ये साइड अगर इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। मैं इसका नाम मान लिया एंगल 1 रख देता हूँ, इसका नाम एंगल 2 रख देता हूँ। तो एंगल 1 और एंगल 2 हमारे इक्वल है। एंगल हमारे पास देखो पी क्यू, हमारे पास पी क्यू थोड़ा सा बड़ा ही सॉल्व कर देता हूँ डिटेल में ही, लेकिन स्पीड में। पी क्यू इक्वल है मेरे पी आर के, तो इसीलिए एंगल 1 इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल नंबर 2 के। अब उसके बाद नाउ हमें पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस में ये वाला एंगल जिसका नाम आर पी क्यू दिया हुआ था, जो भी दिया हुआ था, हाँ आर पी क्यू ही दिया हुआ है। तो एंगल आर पी क्यू, ये तीनों एंगल का सम मिलकर के 180 डिग्री होता है। मैं यहाँ पर एंगल 1 को एंगल 1 रहने देता हूँ, 2 के बदले में भी एंगल 1 लिख देता हूँ। ये हमारा 30 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 180 आ जाएगा। 30 को उधर भेजूंगा तो 50 बना देगा माइनस होकर के, तो 180 में से 30 माइनस होकर के 150 आ जाएगा। और ये 2 एंगल 1 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 150 आ गया। अब 2 को ट्रांसफर कर दो तो एंगल 1 इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 2, यानी कि 75 डिग्री निकल करके आ जाएगा। एंगल 1 बेटा अगर 75 डिग्री है, अगर ये एंगल 75 डिग्री है, तो इसका मतलब ये वाला भी हमारा 75 डिग्री का होगा। अब जो मैंने तुम लोगों को पहले एक्सप्लेन किया है ना, तुम्हें बस वही काम करना है। इस वाले एंगल को एंगल 3 नाम दे देता हूं, इसको एंगल नंबर 4 नाम दे देता हूं, और तुम यहां पर डायरेक्टली अब सॉल्व करोगे, तुम एक लाइन में आंसर लाओगे। तुम लिखोगे एंगल 3 इक्वल है एंगल नंबर 2 के,
और दोनों हमारे 75 डिग्री के हो जाएंगे, दोनों हमारे 75 डिग्री के हो जाएंगे। और रीजन क्या है, तो रीजन है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इस वजह से हमारा 3 और 2 इक्वल हो गया, ये 75 डिग्री का आ गया। सेम उसी तरीके से हमारे पास जो एंगल नंबर 1 है और एंगल 4 है, एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल नंबर 1 के, और ये भी हमारा 75 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि 1 भी 75 का है। और उसका रीजन क्या है, तो वही वाला थ्योरम जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट वाला थ्योरम। अब तुम्हें बस इस ट्रायंगल को पकड़ना है और इस ट्रायंगल में तुम्हें ये वाला एंगल निकालना है। तो बस यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। अब तुम लोग यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ऐसे लिख दो एंगल 3 प्लस में एंगल 4 और प्लस में ये वाला एंगल जिसका नाम RQS दिया हुआ था, तो RQS इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। 3 और 4 हमारे दोनों 75 के हैं, तो ये 75 प्लस 75 प्लस में एंगल RQS आ गया इक्वल टू में 180 डिग्री आ गया। तो RQS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 150 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो RQS हमारा 30 डिग्री का निकल करके आ जाएगा। तो ये है इस क्वेश्चन का बहुत आसान तरीका, और 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों से बनना ही बनना चाहिए। चलो बच्चों, इस वाले वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, वीडियो थोड़ा लेंथी होने लगा है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियोस करेंगे ताकि तुम लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और मजा भी आ जाए पढ़ने में, ठीक है।